हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। शायद आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, एनडीए ने अपना वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट अनाउंस किया है और एक कैंडिडेट कोई और नहीं बल्कि सीपी राधाकृष्णन जी हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सीपी राधाकृष्णन जी कौन है और उनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसा है, क्यों उन्हें एनडीए ने वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया और आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन एक एक्सपीरियंस्ड और सीनियर पॉलिटिकल लीडर है। उनका जन्म हुआ था 4 में 1957 को तमिलनाडु में। पिछले 40 सालों में ये पॉलिटिक्स में एक्टिव है। उन्होंने बीजेपी के साथ अपना करियर स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके तमिलनाडु बीजेपी के एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन गए। सीपी राधाकृष्णन ने अपने करियर में कई इंपॉर्टेंट पोस्ट हैंडल किए हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और रिसेंटली ये झारखंड और तेलंगाना के गवर्नर भी रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। 1990s के दौरान बीजेपी तमिलनाडु में इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं थी, लेकिन राधाकृष्णन जी ने ग्राउंड पे काम करके पार्टी को स्ट्रेंथन किया। 1998 और 1999 में उन्हें लोगों ने लोकसभा एमपी इलेक्ट किया था कोयम्बतूर से, और तभी उनकी पहचान बनी एक इफेक्टिव पॉलिटिशियन की तरह। उन्होंने हमेशा अपने स्पीचेस में और अपने काम में पब्लिक इश्यूज उठाए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यूथ एम्प्लॉयमेंट हो। तो बीजेपी में इनका रोल क्या था? राधाकृष्णन जी बीजेपी के लिए एक बैकबोन जैसे रहे हैं तमिलनाडु में। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया और कई बार बीजेपी तमिलनाडु प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी एक खासियत यह है कि वो हमेशा एक काम और कंपोज लीडर के रूप में जाने जाते हैं, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, और उनकी इमेज एक हॉनेस्ट और डिसिप्लिन पॉलिटिशियन की बनी है। अब बात करते हैं उनके रीसेंट रोल की। राधाकृष्णन जी झारखंड के गवर्नर बने 2021 में, और बाद में उन्हें तेलंगाना के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया। गवर्नर के रूप में उन्होंने अपना काम क्वाइटली किया, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी उनके साथ नहीं जुड़ी। उनकी इमेज बनी एक बैलेंस्ड और फेयर एडमिनिस्ट्रेटर की। तो अब सवाल उठता ये है कि एनडीए ने उन्हें ही वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट क्यों बनाया। सबसे पहली बात, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, वो एक साउथ इंडियन लीडर है और अभी एनडीए का फोकस ये है कि साउथ इंडिया में अपना प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करे। तीसरी बात, उनकी इमेज एक क्लीन और नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर की है। ये क्वालिटीज़ उन्हें एक सेफ और स्ट्रॉन्ग चॉइस बनाती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो एक काम और कंपोज्ड पर्सनालिटी की ज़रूरत तो होती है, और राधाकृष्णन जी इस रोल के परफेक्ट माने जाते हैं। तो आम जनता के लिए ये क्या होता है? तो आप सोच रहे होंगे कि आम जनता के लिए तो इसका मतलब क्या है? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का रोल ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होता। ये मेनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री रोल होता है, लेकिन इसका ये सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस होता है कि एक साउथ इंडियन लीडर का वाइस प्रेसिडेंट बनना साउथ इंडियन लोगों के लिए बड़ी रिकॉग्निशन है। दूसरी बात, राधाकृष्णन जी जैसे क्लीन और एक्सपीरियंस लीडर का इस पोजीशन पे आना इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। और तीसरी बात, राज्यसभा के प्रेसिडेंट स्मूथ चलने के लिए उनके जैसे बैलेंस लीडर की ज़रूरत होती है। ये इनडायरेक्टली सभी सिटीजन्स को बेनिफिट करेगा, क्योंकि बेटर डिबेट्स होंगे और बेटर लॉज बनेंगे। थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में एनडीए के पास ऑलरेडी मेजॉरिटी है, तो उनका कैंडिडेट जीतने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। फिर भी सीपी राधाकृष्णन को चूज करने का एक मैसेज ये देता है कि बीजेपी साउथ इंडिया को सीरियसली ले रही है और वो अपनी पार्टी के एक इंक्लूसिव नेशनल पार्टी के रूप में बनाना चाहती है उनके पार्टी को। ए चॉइस एक तरह से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है और एक स्टेट्समैन लाइक डिसीजन भी है।
तो दोस्तों ये थी कहानी सीपी राधाकृष्णन जी की, जो अब एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी है। उनका सफ़र एक ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता से लेके गवर्नर और अब वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी तक हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है कि पॉलिटिक्स में पेशेंस, हॉनेस्टी और डेडिकेशन काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, सीपी राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो इंडिया के लिए कैसा होगा? अपनी ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।